I love Marina. Marina loves me. Both sentences are in same form, same tense, and also saying the same meanings. But there's a difference between I love Marina, Marina loves me. Because S has been added with the word love in second sentence. We are Indian. I am Indian. Neeraj Chopra is Indian. Kolkata was the capital of India. Delhi is the capital of India. She has two books. They have two books. नमस्ते, वेलकम बैक एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद लर्नर्स। तो आपने देखा कि एक ही तरह का वाक्य में कैसे अलग अलग वर्ड आ जाता है या फिर एक तरह का ही वर्ड आता है लेकिन उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। तो इस वाक्य में हम जानेंगे इसका क्या वजह है। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर ये जो वजह है आपने जान गया कि किस तरह के वर्ड के साथ किस तरह का वर्ड आता है, इसका तीन चार वजह है और इस वीडियो में हम वो वजह समझेंगे। और मैं आपको बता देता हूँ वो क्या क्या है। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। उसके बाद सब्जेक्ट का नंबर या पर्सन क्या है। उसके बाद हम समझेंगे ऑक्सिलरी वर्ब क्या है और कैसे इसको यूज़ किया जाता है। और उसके बाद हम टेंस के बारे में जानेंगे। ये चार चीज़ अगर आपने जान लिया तो आप किसी के भी साथ स्पोकन इंग्लिश बोल सकते हैं, आई मीन इंग्लिश में बात कर सकते हैं। तो बिना देर के आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे सब्जेक्ट के बारे में। इन वाक्यों को ध्यान से देखिए। आई लव यू, वी आर इंडियन, यू आर ब्यूटीफुल, नीरज चोपड़ा इज इंडियन, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, द गंगा इज ए होली रिवर, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इट इज़ 5 PM नाउ, दे आर माई रिलेटिव्स। यहाँ हर एक वाक्य में किसी ना किसी के बारे में बताया गया है। जैसे फर्स्ट वाक्य में आई के बारे में बताया गया, सेकंड में वी, थर्ड यू, फोर्थ नीरज चोपड़ा। उसके बाद दिल्ली के बारे में बताया गया है। उसके बाद गंगा रिवर के बारे में बताया गया है। उसके बाद ऑनेस्टी के बारे में बताया गया। उसके बाद ईट, उसके बाद दे, इनके बारे में बताया गया है। तो जो वर्ड वाक्य में जिस वर्ड के बारे में कुछ बताया जाता है उस वर्ड को सब्जेक्ट कहा जाता है। चाहे वो इंसान का नाम हो या जानवर का नाम हो, कोई जगह हो या फिर कोई भी गुण हो, कुछ भी हो। यहाँ नीरज चोपड़ा है, सनी लियोन भी आ जाए तो वो भी सब्जेक्ट होगा। दिल्ली है, यहाँ मुंबई आने से भी वो सब्जेक्ट होगा। गंगा है, ब्रह्मपुत्र भी आ गए तो यह सब्जेक्ट होगा। तो इस तरह के शब्द को, जो शब्द वाक्य में कुछ करता है या वाक्य में जिस शब्द के बारे में बताया जाता है उसे सब्जेक्ट कहलाता है। अभी हम जानेंगे वर्ब के बारे में। इन वाक्यों को ध्यान से देखिए। आई स्पीक इंग्लिश, यू प्ले बैडमिंटन, शी राइट्स नॉवल, दे ईट फ्रूट्स, टीचर टीचेस, जुबिन नौटियाल सिंग्स सॉन्ग, लेवा वॉक्स हार्ट। फर्स्ट वाक्य में देखिए, आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। मैं इंग्लिश क्या करता हूँ? बोलता हूँ। इसका मतलब स्पीक इस वाक्य का वर्ब है। सेकेंड में देखिए, यू प्ले बैडमिंटन, आप बैडमिंटन खेलते हो। आप बैडमिंटन क्या करते हो? खेलते हो। प्ले, प्ले इज द वर्ब ऑफ दिस सेंटेंस। शी राइट्स नोवेल, वो नोवेल क्या करते हैं? लिखते हैं।
It means writes is verb of the sentence. Next, they eat fruits. वे फ्रूट क्या करते हैं? खाते हैं. Eat. Eat is the verb of this sentence. Teacher teaches. शिक्षक क्या करते हैं? सिखाते हैं. यहाँ teaches verb है. जुबिन नौटियाल sings song. जुबिन नौटियाल सॉन्ग क्या करते हैं? गाते हैं. तो sings इस वाक्य का verb है. लेबर वर्क्स हार्ड. लेबर हार्ड क्या करते हैं? वर्क करते हैं. तो वर्क इस वाक्य का verb है. समझ गए? ऐसे शब्द जो वाक्यों में कोई भी काम होना समझाते हैं या फिर दिखाता है कि इस वाक्यों में इस वर्ड से काम का बारे में पता चल रहा है या काम हो रहा है, उसको वर्ब कहलाता है. अभी हम पर्सन और नंबर के बारे में सीखेंगे. हिंदी में आपने सुना होगा व्यक्ति और वचन, जो ग्रामर में होता है. जो बोलता है, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ आई, मेरे साथ और एक दो होगा तो वी हो जाएगा. तो बोलने वाले मैं या हम हो सकते हैं. जो बोलने वाले होते हैं वो होते हैं फर्स्ट पर्सन, और जो सुनने वाले होता है वो सेकंड पर्सन होता है. फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को छोड़ के वाक्यों में जो भी शब्द या चीज़ों के बारे में कुछ भी यूज़ होता है जो कि सब्जेक्ट होता है, वो थर्ड पर्सन होता है. दोबारा बता रहा हूँ, जो बोलते हैं या फिर कुछ करते हैं वाक्य में, आई या वी बोलने वाले हैं, वो होता है फर्स्ट पर्सन. जो सुनने वाले होते हैं, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो, आप अकेला सुन रहे हो या फिर आप लोग बहुत लोग सुन रहे हो, तो आप लोग सेकंड पर्सन हो. अभी हमारा वाक्य में हम हमारे बारे में, आपके बारे में बता सकते हैं या वो चीज़ के बारे में बता सकते हैं जो हमारे बीच में नहीं है अभी. जैसे पाकिस्तान के बारे में बता दिया, बांग्लादेश के बारे में बता दिया, फुटबॉल के बारे में बता दिया, किसी जगह के बारे में बता दिया, किसी चीज़ों के बारे में बता दिया, किसी इंसान के बारे में बता दिया, तो वो थर्ड पर्सन है क्योंकि वो प्रेजेंट नहीं है हमारे बीच में. तो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन चार ही वर्ड है. जैसे फर्स्ट पर्सन में आई एंड वी आते हैं, सेकंड में यू, थर्ड में सारे चीज़ आता है दुनिया की जो भी चीज़ है, राम श्याम, मुंबई चेन्नई, ब्यूटीफुल, अगली, इंडिया, असम, नागालैंड, चेन्नई, मुंबई, जो भी है, शी, ही, आरजू, तमन्ना, पूर्णिमा, चंद्रमा, जो भी है, दे, देयर, दोस, ये सब वर्ड थर्ड पर्सन है. तो इसी में मैं सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर भी दिखाया हूँ. फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन आप समझ गए, अभी सिंगुलर और प्लूरल भी जल्दी समझ जाएंगे. जैसे फर्स्ट पर्सन में आई एंड वी है, तो आई एक है, आई हो जाएगा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर. वी एक से ज़्यादा है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर. यू आप अगर अकेले हो तो यू फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर. एक से ज़्यादा हो तो आप लोग दो भी हो सकते हैं, 2 करोड़ भी हो सकते हैं, तो वो हो जाएगा सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर. थर्ड पर्सन में किसी भी पार्टिकुलर चीज़ के बारे में, जगह के बारे में, किसी इंसान के बारे में, कुछ जानवर, कुछ भी किसी के बारे में इंडिविजुअली बताएंगे तो वो हो जाएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर. राम श्याम, मुंबई, ब्यूटीफुल, इंडिया, ही शी, ईट, दिस, दैट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो भी आता है. पानी भी हो सकता है, आग भी हो सकता है, लड़की हो सकता है, लड़का हो सकता है, कोई भी जगह हो सकता है, स्टेट हो सकता है, कोई गुण हो सकता है, कुछ भी हो,
जिसके बारे में हम बताते हैं। दुनिया में ज़्यादा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही होता है कोई भी सेंटेंस में, तो ये सब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। और थर्ड पर्सन के एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में या फिर जगह के बारे में, लोगों के बारे में एक से ज़्यादा हो तो दे यूज़ हो सकता है, देयर यूज़ हो सकता है, दोस्त हो सकता है, ऐसा ऐसा बहुत वर्ड है जिसे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर बना बोला जाता है। और वाक्य का फॉर्मेशन में ये नंबर पर्सन का बहुत महत्व है। ये आप जब टेंस पढ़ाएंगे विद एग्जाम्पल तो आप लोग अच्छी तरह से समझ जाओगे। अब अभी समझ गए होंगे कि पर्सन किसे कहते हैं और नंबर किसे कहते हैं। अब हम जानेंगे ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। ऑक्सिलरी का मतलब होता है सप्लीमेंटरी या कॉम्प्लीमेंट। जब एक चीज़ से कुछ काम नहीं होता है और दूसरे की मदद लेना पड़ता है और दोनों की ज़रूरत होता है उस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, तो ये दूसरा जो आता है उसको ऑक्सिलरी बोलता है। तो ऑक्सिलरी वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब। इससे पहले हम 4-5 सेंटेंस देख लेते हैं ऑक्सिलरी वर्ब को समझने के लिए। आई रीड न्यूज़पेपर। देखिए, मैंने पहले बताया कि जो शब्द वाक्य में काम होना समझाता है या काम करना समझाता है उसे वर्ब कहलाता है। मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ तो पढ़ना एक काम है, यह रीड वर्ब है। लेकिन नीचे वाला देखिए, आई एम ए स्टूडेंट, इसमें कोई काम नहीं है, मैं एक छात्र हूँ। उसके बाद शी इज़ ब्यूटीफुल, वो सुंदर है, इसमें कोई काम नहीं क्योंकि वो जो जैसा है वैसे बताया गया है। शी वॉज माई गर्लफ्रेंड, वो मेरा गर्लफ्रेंड थी, वो मेरा गर्लफ्रेंड थी, इसमें भी कोई काम नहीं हुआ। आई विल मेरी हर, देखिए मेरी का मतलब होता है शादी करना और मेरी एक वर्ब है, लेकिन मैं उसको शादी करूँगा एक भविष्य की बात है। तो मैं अगर ऐसे लिखूँ कि आई मेरी हर, मैं उसको शादी करता हूँ, ये तो कोई मीनिंग नहीं निकल के आएगा क्योंकि शादी कितने बार करते हैं। तो इसको मैं शादी करूँगा एक्सप्रेस करने के लिए या बोलने के लिए विल एक मॉडल वर्ब है, WILL यहाँ लिया गया। तो इसी तरह से इस तरह का वर्ब या वर्ड वाक्य को कंप्लीट करने में यूज़ किया जाता है और इसी के लिए इनको ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है। आइए पहले हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानते हैं। हेल्पिंग वर्ब 3 है, बी वर्ब, डू वर्ब, हैव वर्ब। सो बी वर्ब का फिर 7 मेंबर है, बी, एम, इज, आर, वॉज, वर, बीन। डू वर्ब का 3 है, डू, डज, डिड। हैव वर्ब का 3 मेंबर है, हैव, हैज, हैड। तो इन तीनों का 2-2 करके एग्जाम्पल देखेंगे। आइए पहले देखते हैं बी का यूज़। बी हैप्पी, जब हम बोलते हैं कि खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, इस तरह का जो सेंटेंस है ऐसे बोलने के लिए पहले बी लगता है, जैसे बी हैप्पी, बी हेल्दी। नेक्स्ट सेंटेंस, आई विल बी एन IAS ऑफिसर बाई 2025। 2025 तक मैं एक IAS ऑफिसर बनूंगा या बन जाऊंगा। तो इसमें विल के बाद बी का यूज़ हुआ है। एम का यूज़, आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ। आई एम रीडिंग नाउ, मैं अभी पढ़ रहा हूँ। तो इस तरह का वर्ड में, इस तरह का सेंटेंस में ये एम वर्ड हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से यूज़ होता है। जैसे रीडिंग है यहाँ नीचे वाला सेंटेंस में, रीड तो एक वर्ब है, लेकिन मैं अभी या अब पढ़ रहा हूँ, इसको एक्सप्रेस करने के लिए जो रीड वर्ड है ये अकेला काफ़ी नहीं है। इसने रीड के बाद ING लगाया और उससे पहले AM को हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से लिया है और तो भी इसका मीनिंग कंप्लीट हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि आप समझ गए कि ये हेल्पिंग वर्ब क्यों कहलाता है और कैसे यूज़ होता है। हेल्पिंग वर्ब इज़ की यूज़, शी इज़ ब्यूटीफुल, वो सुंदर है। इट इज़ रेनिंग नाउ, अभी या अब
बारिश हो रहा है। इसमें इज हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से यूज़ हुआ है। बी वर्ब आर, ए आर के यूज़। यू आर माई फ्रेंड, आप मेरा दोस्त हो। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। वॉज का यूज़। एक्चुअली वॉज और वेयर ये दोनों वर्ड अतीत के वाक्यों में यूज़ होता है। जो चीज़ अतीत में हुआ है या अतीत के बारे में बताया जाता है तब यूज़ होता है। जैसे साइफुल वॉज थिन, साइफुल पतला दुबला पतला लड़का था। ही वॉज रनिंग इन द मॉर्निंग येस्टरडे, कल सुबह वो दौड़ रहा था। तो ये अतीत हो गया, बीत गया। और इसमें वाक्य को कंप्लीट करने के लिए वॉज हेल्पिंग वर्ब हिसाब से यूज़ हुआ है। वेयर का यूज़। दे वेर इनोसेंट, वो लोग या वे निर्दोष थे। वी वेर डांसिंग देन, तब आप डांस कर रहे थे या तब आप नाच रहे थे। बीन का यूज़। देखिए बी वर्ब का 7 मेंबर था, उसका लास्ट है बिन। तो ये थोड़ा कमज़ोर है। किसी को हेल्प के लिए आता है तो किसी के साथ आता है, अकेला किसी को हेल्प नहीं कर पाता है। देखिए एग्जाम्पल, आई हैड बीन इन मेरिट फॉर 5 years, मैं 5 साल मेरिट में था। ए बीन से पहले हैड वर्ड को लेके आया है, हैड बीन। शी हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years, वो 2 साल से इंग्लिश या अंग्रेज़ी सीख रही है। यह भी हैज़ के बाद बिन आया है। तो बिन किसी के साथ आता है किसी सेंटेंस को बनाने में या किसी सेंटेंस को एक्सप्रेस करने में। डू वर्ब का यूज़। डू वर्ब में 3 वर्ब है, डू डज डिड। ये तीनों 2 तरह के सेंटेंस में यूज़ होता है। एक तो इंटरोगेटिव सेंटेंस, जो वाक्य में प्रश्न पूछते हैं, प्रश्नबोधक वाक्य। और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक सेंटेंस। तो एग्जाम्पल है, डू यू लाइक कॉफ़ी, क्या आपको कॉफ़ी पसंद है? और क्या आप कॉफ़ी पसंद करते हो? सेकेंड, यू डू नॉट शाई, आप शर्माते नहीं। डज का यूज़। डज शी लव यू, क्या वो आपसे प्यार करती है? ही डज नॉट नो इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं जानता। डिड का यूज़। डिड शी प्रपोज यू, क्या उसने आपको प्रस्ताव की थी या प्रपोज की थी? राम डिड नॉट डू दिस टास्क, राम ने ये काम नहीं किया। हैव वर्ब का यूज़। हैव का भी 3 वर्ब है, हैव, हैज़, हैड। आइए हैव के बारे में जानते हैं पहले। हैव, हैज़, हैड तीनों 2 तरह के वाक्यों में यूज़ होता है। एक प्रश्नबोधक, दूसरा एफर्मेटिव, आई मीन इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड एफर्मेटिव सेंटेंस। हैव यू डन दिस, क्या आपने ये किया है? आई हैव मेड 6 वीडियोज़, मैंने 6 वीडियोज़ बनाए हैं। एग्जाम्पल ऑफ हैज़ वर्ब। हैज़ ही डन हिज वर्क, क्या उसने उसके काम किए हैं? शी हैज़ 2 बॉयफ्रेंड्स, उसके 2 बॉयफ्रेंड्स हैं। वैसे तो 5 से कम किसी का बॉयफ्रेंड नहीं रहते हैं, लड़की का भी 5 से ऊपर ही गर्लफ्रेंड रहते हैं। सो इसका मीनिंग है उसके 2 बॉयफ्रेंड हैं। हैड वर्ब का यूज़। हैड यू हैव ब्रेकफास्ट, क्या आपने ब्रेकफास्ट किया है? आई हैड बीन टीचिंग इन ए स्कूल फ्रॉम 2012 to 2014, 2012 से लेके 14 तक मैंने एक स्कूल में पढ़ाया था। अभी देखते हैं मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब है 13, इसमें 2-4 यूज़ नहीं होता है, तो जो भी यूज़ होता है मैं उसका एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। तो देखिए मॉडल वर्ब में माइक, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, यूज टू, नीड टू, ought टू, डेयर टू। और इनका वाक्यों में जो यूज़ होने का मीनिंग है
मैटर्स है, तो 4 है, वो 4 देखिए ये है। ये वैक्यूम में पॉसिबिलिटी, किसी का एबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन, ये 4 चीज़ एक्सप्रेस करते हैं। जैसे किसी चीज़ होने का जो संभावना है, पॉसिबिलिटी, इट में रेन, एबिलिटी मतलब क्षमता, कर पाने का जो ताकत है उसको समझाता है, जैसे यू कैन डू दिस। परमिशन, अनुमति लेना, जैसे हम किसी के ऑफिस में जाते हैं तो परमिशन लेके घुसते हैं, मे आई कम इन सर। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कर्तव्य, या फिर हिंदी में जो आभार होता है कि मैं आपका आभारी हूँ, इस तरह का चीज़ एक्सप्रेस करने के लिए तो ऑब्लिगेशन के काम में भी काम आता है मॉडल वर्ब। आइए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। मे का यूज़ ज़्यादातर परमिशन लेने में यूज़ होता है, लेकिन कुछ चीज़ होने का संभावना है उसमें भी मे यूज़ होता है। मे आई हैव ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है। शी मे कम टुडे, वो आज आ सकते हैं। माइट, माइट का मतलब भी संभावना होता है, लेकिन ये थोड़ा सा कम, जैसे मे का चांस, मे अगर होता है तो उस सेंटेंस में वो कम होने का चांस थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन जहाँ माइट लिखा है तो उस कम होने का जो संभावना है थोड़ा कम है। यू माइट हैव हर्ड अबाउट ब्रूस ली, आप ब्रूस ली के बारे में सुना होगा। इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकता है। इस तरह का अर्थ में माइट यूज़ होता है। कैन, कैन भी दो अर्थ में यूज़ होता है, एक तो परमिशन लेना और दूसरा एबिलिटी को समझाता है। परमिशन लेना, उसमें भी इस तरह का चीज़ों में परमिशन लेते हैं जहाँ पे जब मैं परमिशन लूँगा उसमें मेरा क्षमता नहीं है, जिस चीज़ के लिए मैं परमिशन ले रहा हूँ उसमें मेरा कोई पावर नहीं है, लेकिन जो परमिशन देगा उसके हाथ में वो पावर है। ठीक है। कैन यू हेल्प मी, अभी वो मुझे हेल्प कर सकेगा कि नहीं उसके ऊपर डिपेंड है, हो सकता है उसके ऊपर वो पावर नहीं है हेल्प करने का, तो इसमें मैं नहीं यूज़ करेंगे, कैन यू हेल्प मी। लेकिन हम जब ऐसे पूछते हैं मे आई हेल्प यू, उसमें हमारा क्षमता तो रहता है, सिर्फ आगे वाले से परमिशन लेते हैं कि आपको हेल्प करूँ क्या, ऐसे। तो समझ गए मे और कैन के डिफरेंस। दूसरा एग्जांपल देखते हैं कैन का। यू कैन डू दिस, ये संभावना और एबिलिटी दोनों समझा रहा है कि आप ये काम कर सकते हो। अभी देखते हैं कुड का यूज़। कुड का यूज़ ज़्यादातर पास्ट के पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं। एग्जाम्पल, लविंग मेरीना इज़ द बेस्ट थिंग आई कुड डू। देखिए, मैं अतीत में जो भी काम कर सकता था, आई कुड डू, जो भी काम कर सकता था उससे सबसे बेस्ट है मेरीना को प्यार करना। समझ गए। सेकेंड वर्ड, सेकेंड सेंटेंस, भगत सिंह कुड बी सेव्ड, भगत सिंह को बचाया जा सकता था। शैल का यूज़ देखते हैं। आई शैल कॉल माई मदर टुमारो, मैं कल मम्मी को कॉल करूँगा। गोपी शैल गो टू चेन्नई नेक्स्ट ईयर, गोपी चेन्नई नेक्स्ट ईयर जाएगा। तो इसमें भी फ्यूचर पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस किया है। तो फ्यूचर पॉसिबिलिटी, फ्यूचर में कुछ काम होगा उसको बोलने के लिए शैल का यूज़ होता है। लेकिन आपको बता दूं, आजकल स्पोकन इंग्लिश में शैल का यूज़ ना के बराबर है। शैल के जगह पे विल यूज़ होता है, जो मैं बाद में बता रहा हूँ विल कहाँ यूज़ होता है। शुड का यूज़, यू शुड ओबे योर टीचर, आप अपना टीचर को मानना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। ओबे मीन्स मानना होता है। वी शुड रेस्पेक्ट आवर मदरलैंड, हम हमारा मातृभूमि को सम्मान करना चाहिए। तो इसमें ऑब्लिगेशन आ जाता है, कर्तव्य। अभी हम मॉडल वर्ब विल के बारे में जानेंगे। विल फ्यूचर में होने वाला चीज़ों के पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करते हैं, और शैल के जगह में भी विल
यूज़ कर सकते हैं। और आजकल विल ज़्यादा यूज़ होता है, शेल होता ही नहीं, ऑलमोस्ट ना के बराबर है। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल। शी विल वर्क फॉर सोसाइटी, वो समाज के लिए काम करेगी। आई विल सर्व माई कंट्री टिल माई लास्ट ब्रेथ, मेरा आखिरी सांस तक मैं अपना देश की सेवा करूँगा। वुड के यूज़, वो दो चीज़ों में यूज़ होता है। एक तो परमिशन लेने में, दूसरा अतीत में होने वाला काम की पॉसिबिलिटी या संभावना बताने में वुड यूज़ होते हैं। फर्स्ट वाक्य देखते हैं। व्हाट वुड यू लाइक इन डिनर, आप डिनर में क्या खाना या क्या लेना पसंद करेंगे। जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है या स्पेशल बंदा आता है तो हम उसको पूछते हैं कि वो क्या खाना पसंद करता है कौन सा टाइम में, ताकि उनको बुरा ना लगे। ऐसा बहुत होता है कि हमारा घर में, एक्चुअली गांव में ऐसा होता है, मेहमान आ गया और उनको पूछा नहीं क्या पसंद करते हैं क्या खाते हैं, हम अपने हिसाब से कुछ बना लिया। सपोज़ हमने चिकन बना लिया और वो बंदा चिकन नहीं खाते, तो उसके बाद दोनों को बहुत बुरा लगता है। तो पूछना एक तरह की परमिशन है और ये बहुत अच्छा चीज़ भी है, पूछना चाहिए। और दूसरा, शी वुड हैव कम टू द पार्टी इफ़ यू हैड इनवाइटेड हर, वो पार्टी में आती अगर आपने उसे आमंत्रण किया होता। ऐसा होता है ना कि ये काम करने से ये काम ज़रूर होता, तो इस तरह के वाक्य में वुड यूज़ होता है। मस्ट का यूज़, मस्ट ऑब्लिगेशन एक्सप्रेस करता है, जो कर्तव्य होता है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है कि ये करना ही चाहिए या होना चाहिए, इस तरह का मीनिंग बताता है। जैसे ड्यूटी मस्ट बी डन, ड्यूटी हर किसी को अपना अपना ड्यूटी करना चाहिए। स्टूडेंट मस्ट फोकस ऑन स्टडी, छात्र को अपने अध्ययन में ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह का मीनिंग वाले वाक्य में मस्ट यूज होता है। यूज टू का यूज, यूज टू का यूज अतीत के कोई भी हैबिट या अभ्यास को बताने में किया जाता है। जैसे अतीत में मैं ये करता था, मैं रोज़ सुबह दौड़ने जाता था, मैं रोज़ लड़ाई करता था, मैं रोज़ लड़की से सड़ता था, मैं रोज़ 5 घंटा पढ़ता था। इस तरह का कोई भी हैबिट जो हम रेगुलर करते थे हमारा अतीत में, इस तरह का वाक्य बोलने में यूज़ टू यूज़ होता है। जैसे आई यूज़ टू गो टू सी हर एवरी डे, मैं उसे रोज़ देखने जाता था, और ये सच भी है, मैं जाता था रोज़ देखने के लिए। आई यूज़ टू प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेला करता था। तो इसी के साथ जो मॉडल वर्ब का यूज़ है मैं समाप्त करना चाहता हूँ, और 3 मॉडल वर्ब रह गया है, जो नीड टू, ऑट टू एंड डेयर टू। ये 3 मॉडल वर्ब ना के बराबर यूज़ होता ही नहीं है, स्पोकन इंग्लिश में नहीं होता है, हम उसको सीखने की ज़रूरत नहीं है। आइए टेंस के बारे में आइडिया लेते हैं, या टेंस को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए यहाँ 3 वाक्य है। प्रिया वॉज माई क्लासमेट, आई लव हर, आई विल मैरी हर। फर्स्ट वाक्य, प्रिया मेरा अतीत में क्लासमेट थी। सेकंड वाक्य, आई लव हर, मैं उसे प्यार करता हूँ, ये वर्तमान का वाक्य है। आई विल मैरी हर, मैं उसको शादी करूँगा, ये भविष्य की बात है। तो इन तीनों वाक्यों से हमको पता चलता है कि कौन सा काम कौन सा टाइम में हुआ है या होगा या फिर होता है। ठीक है, तो इसी को, मतलब इस काम का समय को टेंस कहता है। हिंदी में इसका डेफिनेशन है, क्रिया की समय को काल कहते हैं, आई मीन टेंस कहते हैं। तो समझ गए, जो वाक्य से समय का पता चलता है उस समय को काल कहते हैं।
और 3 एग्जाम्पल देखते हैं। आई वॉज वर्किंग फॉर द सोसाइटी, मैं समाज के लिए काम करता था। आई एम वर्किंग फॉर द सोसाइटी, मैं समाज के लिए काम कर रहा हूँ। आई विल बी वर्किंग फॉर द सोसाइटी, मैं समाज के लिए काम करता रहूँगा। तो इन तीनों में सेंटेंस से पता चल रहा है टाइम के बारे में, कौन सा काम कौन सा टाइम में हो रहा है या होता था या होगा। तो इसी को टेंस कहते हैं और टेंस का 12 भाग है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बारीकी से समझेंगे। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई नो कि एक ही साथ बहुत सारा चीज़ सही तरीके से सीखना और उसी को सही तरीके से उपयोग में लाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। आई ऑल्सो अवॉइड वॉचिंग लॉन्ग वीडियोस इन यूट्यूब बिकॉज आवर अटेंशन reduces, and that is why I have decided that we will learn various forms of tense and their implication in communication in next 2 to 3 videos, so that our learning will be effective. And I assure you, whatever you have learned from my videos, like vocabulary, subject, verb of a sentence, number and person of subject, and auxiliary verb, and also you have learned their uses in our communication, I mean in sentences. Using these things you can communicate with people, so keep utilizing this thing and communicate with people. And I know you are already communicating in English with people. Whenever and wherever you get chance, you are utilizing, and this is the best way to learn spoken English. Till my next video, stay happy and keep smiling. Thank you so much for watching.